समझने की कोशिश करो। पिछले क्लास में आपको अगर ध्यान में हो तो हम लोग बताए थे कि आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा स्थायी होते हैं, ऐसा बताया गया था अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में। ठीक है, हम लोग बताए थे आपको कि आधे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि आधे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा सम्मित होते हैं नहीं, और अपूर्ण उपकक्ष जो होते हैं इनकी सम्मितता कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम बताए थे कि आधे भरे हुए उपकक्ष जो होते हैं उनके कक्षकों में, सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे P में अगर 6 भरना है इलेक्ट्रॉन नहीं, तो P उपकक्ष में 3 कक्षक होते हैं और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान। तो प्रत्येक कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो वैसे उपकक्ष ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, अब हम P में 3 भरे थे, तो P में 3 भरे थे तो प्रत्येक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन गया था, यानी यहां भी सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थी, इसलिए P3 भी क्या था? अस्थायी था। हम लोग ये भी बताए थे कि P6 ज्यादा अस्थायी होता है और P3 कम अस्थायी होता है, लेकिन उससे भी कम अस्थायी होता है P4 हो जाए, P5 हो जाए, P1 हो जाए। ये लोग जो होते हैं इनके सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, तो समान अगर नहीं होगी तो ये उपकक्ष कम अस्थायी होंगे। इतना हम लोग समझाए थे। इतना में किसी को दिक्कत है? आगे हम लोग बढ़े, चलो। अब स्टेबिलिटी का एक और कारण दिया जाता है नहीं, हम लोग को यहां से बताया जाता है कि आधे भरे हुए उपकक्ष जो हैं या पूरे भरे हुए उपकक्ष जो हैं वो ज्यादा अस्थायी होते हैं। इसका एक और कारण है नहीं, क्या कारण है? उस कारण को हम लोग समझते हैं। देखो तो देखा जाए, जैसे हम एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। यहां पर देखा जाए तो यहां क्या लिखा है? D5। ठीक है, यहां लिखा हुआ है D4। ठीक है, अच्छा हम लोग अगर D5 लिखे हुए हैं, देखो तो D5, तो ये जो D5 है ये आधा भरा हुआ है ना, आधा भरा हुआ लिख दिए। अच्छा ये जो D4 है इसको आधा भरा हुआ कहें, पूरा भरा हुआ कहें कि अपूर्ण कहें? अपूर्ण कहें। बताइए, कमजोर टीचर रहेगा तो आप लोग हार्डे टकरा दीजिएगा। नहीं, देखा जाए D5 आधा भरा हुआ है, D4 अपूर्ण है। अब बात समझते हैं। होता क्या है कि अगर हम लोग D ऑर्बिटल की बात करते हैं नहीं, तो D में जो है कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, ध्यान रखना है। तो देख लो हम 5 डब्बा बनाए हैं। अब D में 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो हम पांचों डब्बों में 1-1 इलेक्ट्रॉन को भर दिए हैं। सबका स्पिन क्या है? पैरेलल है नहीं, यानी अगर एक अप स्पिन से है तो सब अप स्पिन से है नहीं। अब ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपने स्थान की अदला बदली करते हैं। पैरेलल स्पिन यानी इसका स्पिन अप है, इसका स्पिन भी अप है, तो ये अपने स्थान में अदला बदली कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अप है, एक इलेक्ट्रॉन डाउन है, तो वो अपने स्थान का अदला बदली नहीं करेगा। अगर दोनों डाउन है तो वो अपने स्थान का अदला बदली कर सकता है। ठीक है, अब समझो, ये अपने स्थान का अदला बदली करेंगे नहीं, तो स्थान का अदला बदली करेंगे भाई, तो देखो तो क्या हो सकता है? ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्थान का अदला बदली कर सकता है नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अदला बदली कर सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से भी अदला बदली कर सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन जो है ये चौथे इलेक्ट्रॉन से भी अदला बदली कर सकता है, और जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये 5वें इलेक्ट्रॉन से भी अदला बदली कर सकता है कि नहीं? लिखे हैं, देखो, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अदला बदली कर सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से कर सकता है, पहला चौथे से और पहला 5वें से। ठीक है, ध्यान रखना है, एक्सचेंज रिपीट नहीं करना है। अब ऐसा मत कहिएगा अच्छा सर दूसरा को पकड़िए, नहीं तो सर दूसरा जो है वो पहला से अदला बदली कर सकता है, तो ये तो पहला ही हो गया। पहला दूसरा से अदला बदली करे चाहे दूसरा पहला से अदला बदली करे, दोनों बात अलग अलग है कि सेम है?
सेम है तो रिपीट नहीं करना है। चलिए, तो पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा एक्सचेंज हो गया। नहीं, अब चलिए दूसरा किसे किसे कह सकता है? होगा दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन से, दूसरा चौथा से, या दूसरा पांचवा से। अब आ जाइए तीसरा के लिए, तो तीसरा चौथा से और तीसरा पांचवा से करेगा। चलो, और लास्ट में चौथा। तो ये जो D5 है, ये D5, इसमें अगर हम लोग बात करें तो टोटल एक्सचेंज कय गो होगा? 10 गो। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल एक्सचेंज कय गो हुआ? 10 गो हुआ। टोटल एक्सचेंज हम 10 लिख दिए। यहां पर आइए, इसमें देखिएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा से लिखा हुआ है भाई, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरा से, पहला इलेक्ट्रॉन चौथा से लिख सकते हैं। सेम है, आप जाओ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस से? तीसरा से। दूसरा खत्म हो गया, फिर तीसरा, टोटल एक्सचेंज 6। अच्छा ये बताओ किसमें एक्सचेंज का संख्या ज्यादा है? इसमें एक्सचेंज ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को अदला बदली करते होंगे, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान की अदला बदली करते होंगे तो अदला बदली करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ता होगा। अपने ऑर्बिटल से निकल के, इस ऑर्बिटल से निकल के इसको इसमें जाना होता होगा, इसको इसमें आना होता होगा, ऐसा करना पड़ता होगा ना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा, नहीं, तो इस जंपिंग में कुछ ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा ये बताओ कि ये 10 गो जंपिंग किया है, नहीं, तो इसका ऊर्जा जो है ज्यादा मात्रा से खर्च होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो इसका ऊर्जा हम लोग यहां से लिख रहे हैं भाई कि इसका ऊर्जा होगा, इसका ऊर्जा ध्यान रखना है। हाँ सर बोलिए। नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको वो गेन एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ध्यान रखना है। अब इसका ऊर्जा ज्यादा मात्रा से खर्च होगा और इसका ऊर्जा कम मात्रा से खर्च होगा। नहीं, तो मान लो ये भी डी है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, जम कर लेते हैं। ये जो डी है, इस उपकक्ष का ऊर्जा हम मान लेते हैं कि इसके पास ऊर्जा 50 जूल है। कितना है? 50। ये भी डीए है, तो इसका भी ऊर्जा हम मान लें कि इसका ऊर्जा कितना? 50 जूल है। नहीं, अब इसमें देखा जाए 50 जूल में से ये बोल रहा है कि इसका ऊर्जा ज्यादा मात्रा से खर्च होगा, तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 10 को एक्सचेंज किया तो इसका इलेक्ट्रॉन 10 जूल से खर्चा हो गया। नहीं, तो इसके पास बचा हुआ ऊर्जा कितना होगा? बचा हुआ ऊर्जा कितना होगा? दिक्कत है। अच्छा चलो, इसमें 6 जूल ऊर्जा खर्चा हुआ, तो यहां पर बचा हुआ ऊर्जा कितना होगा? 44 जूल। बोलो, दिक्कत है? अच्छा, इसका ऊर्जा जो बचा हुआ है और इसका जो बचा हुआ ऊर्जा है, इन दोनों में किसका ऊर्जा ज्यादा है? इसका ऊर्जा ज्यादा है। अच्छा, इसका ऊर्जा, अच्छा ऐसा कुछ पढ़े हैं हम लोग? ऐसा कहीं पढ़े हैं? एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसका स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व कम। चलो भाई देखते हैं, यहां पे ऊर्जा कम, तो ऊर्जा कम तो अस्थायित्व, अस्थायित्व ज्यादा। चलिए, ऊर्जा ज्यादा, बोलिए दिक्कत है? तो आप यहां समझ सकते हैं कि D4 जो है ये अपूर्ण है, तो हम लोग बोल रहे थे कि D4 जो है अपूर्ण है, तो ये इसका स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर हम बोलते थे कि आधा भरा हुआ जो है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो एक ये भी तरीका बताया गया है, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन की अदला बदली करते हैं। इस अदला बदली के कारण, इस अदला बदली में देखा जाता है कि जो हाफ फील्ड होते हैं या जो D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं यानी पूरे भरे हुए
उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन या आधे भरे उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन की विनिमय ऊर्जा का मान, एक्सचेंज एनर्जी का मान, एक्सचेंज एनर्जी का मान ध्यान रखना है, एक्सचेंज एनर्जी का मान ज्यादा होता है। अब एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है नहीं, यानी उनकी अपनी ऊर्जा कम हो जाएगी, अपनी ऊर्जा कम होगी तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है नहीं? तो अब प्रीवियस पेज पे लौटिए, जो बातें हम समझाए उसी बात को यहां पर हम लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। देखा जाए, एक उपकक्ष के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनका प्रचकरण समान होता है, प्रचकरण समान का मतलब पैरेलल तो पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल तो नहीं, ध्यान रखना है। तो एक उपकक्ष के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनका प्रचकरण समान होता है अपने स्थान का विनिमय करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो विनिमय का मतलब अदला बदली करने का प्रवृत्ति रखते हैं। इस विनिमय के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन अदला बदली करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसी ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा क्या कहते हैं? विनिमय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक उपकक्ष के जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में विनिमय करेंगे, नहीं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विनिमय करेगा उतना ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, उतना ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी, बाहर निकलेगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, परमाणु की ऊर्जा उतनी ही कम होगी। बोलो, होगी कि नहीं होगी? जितना ज्यादा आपके अंदर से ऊर्जा निकलता जाएगा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो ऊर्जा जब घटेगी तो आप और एक्टिव हो जाइएगा कि स्टेबल हो जाइएगा? स्टेबल हो जाइएगा। मन करेगा सूझ जाए? नहीं मन करेगा। तो यहां भी वही है, उतनी ही ऊर्जा कम होगी। परमाणु की ऊर्जा जितनी ही कम होगी, परमाणु की ऊर्जा जितनी ही कम होगी, परमाणु उतना ही ज्यादा अस्थाई होगा। बुझाया? काहे कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग देखें अगर, तो उसी बात को यहां से लिखा गया है। यहां से लिखा हुआ है विनिमय की संख्या तब ज्यादा होती है, विनिमय की संख्या यानी एक्सचेंज की संख्या तब ज्यादा होती है जब उपकक्ष या तो पूरे भरे होते हैं या आधे भरे रहते हैं। ठीक है, अब उसी बात को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, आप समझते हैं। विनिमय ज्यादा तो मुक्त ऊर्जा ज्यादा, नहीं, विनिमय ऊर्जा ज्यादा। अगर मुक्त ऊर्जा यानी विनिमय ऊर्जा ज्यादा तो परमाणु की ऊर्जा कम, परमाणु की ऊर्जा कम तो परमाणु का स्थायित्व ज्यादा। दिक्कत है नहीं? और उसी को आप बाई फिगर यहां पर समझे, उसी को आप बाई फिगर यहां पर आपको समझाया गया। ये समझ में सब आया? किसी को दिक्कत है? मन में कोनो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब नॉर्मल जो आप जानते हो पहले से, क्रोमियम और कॉपर का वही पुराना वाला एग्जाम्पल, नहीं, जो कि 9th 10th से हम लोग पढ़ते आते हैं। नहीं, तो यहां से हम देखा जाए क्रोमियम। अब क्रोमियम का परमाणु संख्या 24। नहीं, आप विन्यास भी जानते हो। अगर नॉर्मली हम लोग एनर्जी के नियम के हिसाब से विन्यास लिखें क्रोमियम का, नहीं, तो हमको बताएगी वो बताएगी जो पूछ रही थी ऑफिस में। निकालो कॉपी, या 1s 2s वाला जो लिखा हुआ है ना, उसमें से देख देख के हमको बताओ इसका क्या विन्यास होगा, देख के बताना है। सब कोई कौन नहीं, सब कोई इतना तेज नहीं है। कमजोर विद्यार्थियों को भी मौका देना है कि वो तेज बन सके। चलिए निकाल के बताइए अपने से, देख देख के बताना है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां क्या भरे, कस कस के बोलना है। बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक से देखो, उसमें देख के बताना है। तो अब गलती क्या है बता रहे हैं? ऊर्जा क्रम देख के बताओ। 3p के बाद क्या है? फैट। ऊर्जा का क्रम देख के बताना है। लिखे हैं 4s की 3d लिखे हैं, 4s लिखे हैं ना, जो लिखे हैं वही बताना है। तो 4s2, तो यहां पर देख लो कितना पहले हो गया, काउंट किए तो यहां तक 20 हो गया। आ कई को भरना है? 24 को। तो यहां पर अब क्या लिखें? बैठिए, हम लोग को ध्यान रखना है कि क्रोमियम का विन्यास अगर हम लिखें, नहीं, तो हमको 24 इलेक्ट्रॉन को भरना था। तो हम लोग यहां से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 आप गिन सकते हो। 24, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। 24 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। भरा कि नहीं भरा? भर गया।
अब हमारे पास अगर 24 इलेक्ट्रॉन भर गए भाई, नहीं तो आप देख सकते हो 1s के लिए डब्बा बनाते, ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं, भरा हुआ है पूरा। 2s एक डब्बा पूरा भरा हुआ है। 2p के लिए 3 डब्बा, पूरा भरा है। 3s पूरा भरा है। 3p, चलिए 4s, अब आपको दिखाई क्या दे रहा है कि इसमें अगर हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये सब क्या है, पूरे भरे हुए हैं कि नहीं है। और अगर पूरे भरे हुए हैं तो ये सब क्या है, अस्थाई। लेकिन आपका 3D जो है ये क्या है, तो ये क्या है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग का 3D4 ध्यान से देखा जाए तो पीछे वाले सब पूरे भरे हुए हैं, नहीं, लेकिन ये जो है ये हम लोग का अपूर्ण है, पूरा भरा हुआ नहीं है, ना ही आधा भरा हुआ है, नहीं, तो ये क्या है, अस्थाई। अब इसके अस्थायित्व के कारण, इसके अस्थायित्व के कारण ये क्रोमियम जो है ये भी अस्थाई हो जाएगा, नहीं, तो ये परमाणु जो है अपने आप को अस्थाई करना चाहेगा, नहीं, तो ये परमाणु अपने आप को अस्थाई करना चाहेगा। ये अस्थाई कब होगा, जब ये भी अस्थाई हो जाए, नहीं, तो इस स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s के इलेक्ट्रॉन से मदद मांगता है, नहीं, कि 3D जो है 4s से कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमको अपना उठा के आप दे दीजिए। अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाए तो 4s में हो जाएगा एगो इलेक्ट्रॉन, और 3D जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4s अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये आधा हो गया, और ये भी क्या हो गया, आधा। तो ठीक है, 4s एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पहले पूरा भरा हुआ था, अब ये आधा भर गया, क्या ये अपूर्ण नहीं ना हुआ, ये अपूर्ण नहीं हुआ है, यानी कि थोड़ा सा इसका स्टेबिलिटी गड़बड़ा गया, नहीं, किसी का मदद करने में। तो ध्यान रखना है कि अगर अपनी स्टेबिलिटी बहुत नहीं गड़बड़ाए और अपने चलते अगर किसी का मदद हो जाए, नहीं, तो हम निश्चित रूप से मदद कर देंगे, ध्यान रखना है। तो यहां पर 4s भी वही काम कर रहा है। 4s क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D को सप्लाई कर दिया, जिसके कारण 4s भी आधा भर गया और 3D भी क्या हो गया, आधा भर गया, जिसके कारण से अब सभी कक्षक अस्थाई हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसीलिए क्रोमियम का विन्यास जब भी लिखा जाता है तो क्रोमियम का विन्यास अब कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्रोमियम 24, तो हम लोग ये लिखते हैं 1s2, यही विन्यास लिखना होता है। काहे लिखना होता है, क्योंकि यह विन्यास ज्यादा अस्थाई है। अब इसके में कोई क्वेश्चन, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो इसमें, उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन दिमाग में है, ये जो एग्जांपल हम समझाए इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो हाथ रेज कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिक्कत है, चलिए, सेम जो कहानी हम लोग का क्रोमियम का है वही कहानी कॉपर का भी होता है, नहीं, अगर कॉपर का हम लोग विन्यास लिखते हैं बाबू, होगा इस तरह से, सॉरी, ऐसा होना चाहिए, नहीं, 4s2 3d9 हम लोग का होना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो इधर वाले सब पूरे भरे हुए हैं, लेकिन इसमें कितना है, 9, तो ये पूरा भरा हुआ नहीं है। अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाए, नहीं, तो यहां से हम लोग विन्यास लिखें, होगा, तो अब डी भी पूरा भर गया, नहीं, तो आप जब भी कॉपर का कोई विन्यास लिखेगा तो आप यही विन्यास लिखेंगे, नहीं, क्योंकि यह विन्यास क्या है, ज्यादा अस्थाई है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें दिक्कत है, बता सकते हैं,
तो ये बात हम लोग को समझना होगा कि हम लोग विन्यास से कॉपर और क्रोमियम का कोई विन्यास पूछता है कि कॉपर और क्रोमियम के विन्यास में आखिर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है और यहाँ पर 3d में 5 क्यों होता है, तो आप बताइए नहीं कि इस अवस्था में क्रोमियम कम अस्थाई है और इस अवस्था में क्रोमियम ज्यादा अस्थाई है, क्योंकि इस अवस्था में इसका एक उपकक्ष अपूर्ण है और इस अवस्था में इसके ज्यादातर उपकक्ष पूरे भरे हुए हैं या आधे भरे हुए हैं, इसलिए ये विन्यास क्या है, ज्यादा अस्थाई है। इतना में दिक्कत है, कह सकते हैं। सेम वही कहानी किसके केस में है, कॉपर केस में। नहीं, कॉपर केस में भी वही कहानी है हम लोगों का। इसमें अगर हम ऊपर वाला विन्यास लिखते तो 3d क्या होता, अस्थाई होता। नहीं, लेकिन नीचे वाले विन्यास में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया इसमें से तो 4s में 1 हो गया, या आधा भर गया और ये क्या हो गया, पूरा भर गया। तो अब सभी उपकक्ष क्या हो गए, अस्थाई हो गए। दिक्कत है आए? जैसे पहला बात, 2-3 बात समझना है इसमें। जैसे इनके कहने का मतलब है कि इधर से इलेक्ट्रॉन काहे नहीं इसको दे दिए। सबसे पहले देखना है कि अगर आपका घर किसी कॉलोनी में है नहीं और आपके घर में आग लगा है नहीं, तो बुलाने के लिए आप जाइएगा कहां से, जैसे म्युनिसिपल चौक घर है नहीं तो भगवान मंदिर के लोग को बुला के लाइएगा। पहला बात ये समझना है। नहीं, अगर आपके घर में आग लगी है तो आप अगल बगल के लोगों से ही मदद मांगेंगे। पहला बात, ये कॉमन लाइफ से ही बात हुआ। तो अगर 3d को स्टेबल होना है तो वो 4s से ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा नहीं, क्योंकि उसके बगल में है। पहला बात। अब दूसरा बात सोचते हैं, अच्छा सर ये बोल रहे हैं ठीक है 3d जो है 4s इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अच्छा देखिए तो IV 3 है, IV 3 लिखा हुआ है, तो 3 वाला से काहे नहीं मांग लेता है, सवाल ये भी आता है दिमाग में। नहीं तो समझते हैं, ध्यान दिया जाए। देखो तो ये नाभिक है और यहां पर कक्ष होते हैं इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लो ऐसे कक्ष लिख देते हैं। अच्छा, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं ऐसे इधर की तरफ, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बढ़ता है कि घटता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। आकर्षण बल घट जाता है, कॉमन सी बात है भाई। अच्छा ये बताओ कि आकर्षण बल घट जाता है नहीं, तो हमको ये बताओ कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के बहुत नजदीक है नहीं, तो यानी नाभिक इसको बहुत कस के पकड़े हुए है। तो बहुत कस के पकड़े हुए है तो इलेक्ट्रॉन क्या अगल बगल में उछल कूद कर सकता है, नहीं कर सकता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बड़ी दूर है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहे तनी पीछे कूदना तनी आगे कूदना तो कूद फान कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। तो जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाइएगा वैसे वैसे, यानी जितना ही बड़ा परमाणु होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतने आसान होता है नहीं। आप घर के नजदीक रहिएगा तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको घर से निकाले कोई पीट देगा, आप सुरक्षित हैं, आप घर के आकर्षण बल में हैं। भैया हैं, बहन है, माता जी हैं, पापा जी हैं, चाचा लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इसके आकर्षण बल में आप बने हुए हैं नहीं। वहां से निकल के आप छपरा आए, छपरा से पटना चले गए तो गार्जियन के आकर्षण बल से आप दूर हो गए, तो आकर्षण बल से दूर हो गए तो दूर हो जाएगा तो आपको पीटना आसान होगा कि भारी होगा, आसान होगा नहीं। आप ये समझिए कि आपका उछल कूद जो होगा वो पटना में ज्यादा होगा कि घर पर पापा के साथ रहेंगे तब होगा, पटना में नहीं। मन के मालिक है तो नहीं, मन कर रहा है फिल्म देख लेगा, बैठ रोज पढ़ते हैं चलो देखते हैं नहीं, चल दीजिएगा। यहाँ पर मन करे नहीं, गार्जियन के साथ है और मन करे कि तनी फिल्म पापा देखो तनी आने फिल्म देख के देखिएगा तेरे घर द्वार धबाधब देह पर गिरेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल कर रहे थे थोड़ा सोच के देखो, हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल कर रहे थे इस एग्जाम्पल में सोचो कि इलेक्ट्रॉन 4s से ही क्यों गया, 3 से क्यों नहीं गया नहीं। तो सोचो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि सोचो इलेक्ट्रॉन 3 से निकालना आसान है, 3 से जंपिंग करना आसान है कि 4 से जंपिंग करना आसान है। जैसे हम थोड़ा यहाँ फोटो बनाए, मान लो 1 2 3 तीसरा कक्ष, और तीसरा कक्ष में होता है कौन कौन, 3s, और तब आता है कौन, यहां पर 4s है नहीं। तो ऐसा लगता है कि अच्छा सर ये 3p बगल में था तो काहे नहीं 3p में से इसको जम करा दिए नहीं, 3p में से। तो सोचो फिर वही बात,
नाभिक से इसका दूरी क्या है, कम है, नहीं। अब वही 4s का दूरी क्या है, ज्यादा है, तो ई इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा कि ई इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, 4s जल्दी देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कारण हुआ। दूसरा कारण अगर हम लोग देखें अगर, तो p वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि p अगर 1 देगा तो p5 हो जाएगा, तब तो वो भी अपूर्ण हो जाएगा, नहीं, इसलिए p वाला तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। s वाला दे सकता था, लेकिन s वाला जो है नाभिक के नजदीक हो गया, तो इसका नाभिक से आकर्षण ज्यादा हो गया, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन अब जंपिंग करना बंद कर देते हैं। तो जंपिंग जनरली कौन करता है, आगे कक्ष वाला, नहीं, आगे कक्ष वाला का, आगे कक्ष वाले का इलेक्ट्रॉन पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, नहीं, क्योंकि उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या है, कम है। इस बात में दिक्कत है? अभी तो टाइम है, अब बुढ़िया बिस्तर सरिया लिए हैं, इसमें दिक्कत है किसी को भी? चलिए, हाँ बोला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे आवर्त सारणी में 15-20, ये तो हम लोग जस्ट अभी एग्जाम्पल स्टार्ट किए। अब सभी में विन्यास अपवाद होने का यही कारण नहीं होता है। अपवाद विन्यास, अपवाद जो है यानी कोई भी विन्यास अपवाद है, तो अपवाद का मतलब क्या होता है, जो नियम का पालन नहीं करे। जैसे क्रोमियम में केस में ऐसा लगता था कि 3d4 होना चाहिए, लेकिन हो गया 3d5, तो 3d5 काहे हो गया, क्योंकि परमाणु अपने आप को अस्थायी करना चाहता था, इसलिए ऐसा हो गया, हुआ ना। एक कारण ये समझ में आता है, नहीं, अच्छा, अपने आप को अस्थायी करने के लिए ऐसा करता है। एक कारण और समझ में आता है, थोड़ा सोच के देखो। हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ध्यान में है? हाइजेनबर्ग ने हम लोग को बताया था, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो थोड़ा गोल खींचा जाए, देखा जाए। जैसे अगर हाइजेनबर्ग के अनुसार देखें तो मान लो ये परमाणु है, नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम लोग लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट। ये आपका लाइट हो गया। अच्छा, लाइट जो है, लाइट ये छोटे छोटे कणों से बना होता है ना, नहीं, इन कण को फोटोन कहते हैं, इन कणों क्या कहते हैं, फोटोन। अच्छा, ये जो फोटोन होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आकार में बहुत ज्यादा का अंतर होता है क्या? बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, लगभग दोनों क्या है, सेम ही है, नहीं, लगभग दोनों क्या है, सेम ही है। अब ये बताओ कि ये जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन के वेग को और स्थान को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। यही तो हाइजेनबर्ग ने हमें बताया था कि अगर हम प्रकाश की किरणों से इलेक्ट्रॉन पर, प्रकाश की किरणों को अगर हम इलेक्ट्रॉन पर डालते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थान और वेग पता करने के लिए, नहीं, तो प्रकाश की किरणें इलेक्ट्रॉन का वेग भी गड़बड़ा देती हैं और इलेक्ट्रॉन का स्थान भी गड़बड़ा देती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? वो हंस रहा है, नहीं गड़बड़ाती हैं, गड़बड़ा देती हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहां से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का स्थान और वेग दोनों ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये जो फोटोन है इनके पास ऊर्जा होती है ना? अच्छा, ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं, जिसे बताया गया है कि कोई भी धातु के सतह पर जब हम प्रकाश की किरणों को प्रवाहित करते हैं, नहीं, तो उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। यानी प्रकाश की किरणें जो है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं जो छोटे छोटे कणों से बनी हुई हैं, ये कणों के पास ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देने लगते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर सकता है, नहीं, ऊर्जा जहां ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर जाएगा ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष में, हुआ कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, तो कुछ विन्यास आपको अपवाद मिलेंगे और भी, जिसमें लगेगा अरे ये तो परमाणु सर स्थायी नहीं हुआ, तभी विन्यास जो यहां लग रहा है थोड़ा गड़बड़ विन्यास दिया हुआ है, नहीं, तो विन्यास हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग जो विन्यास लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? हम लोग को माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का सजावट दिखता है या जो अंदाज लगता है उसके आधार पर हम विन्यास लिखते हैं, नहीं, तो जब विन्यास लिखा जाता है तो बहुत जगह हम लोगों का जो सजावट आएगा वो नियम के विपरीत आ जाएगा, यानी नियम कहेगा कुछ और, आ जाएगा कुछ और। इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था 4f में, आ गया 5d में, कहा गया भाई इलेक्ट्रॉन को 4f में यानी कम ऊर्जा में होना चाहिए था, 5d में कैसे लिख दिया गया है?
नहीं तो उससे लगता है कि कहने से आ गया भाई, तो अब दिमाग लगाना, अच्छा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यानी प्रकाश डाला गया है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा में जंप कर गया है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन जहां दिखाई देगा आपको भाई वहीं पर ना लिखिएगा, तब विन्यास जैसा दिखाई देता है वैसा लिखा जाता है। नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थान बदल सकता है, किस कारण से? स्टेबिलिटी के कारण, अपने आप को अस्थायी करने के कारण, प्रकाश की ऊर्जा के कारण। यानी आप जब देखने के लिए, विन्यास देखने के लिए प्रकाश डालिएगा तो इस प्रकाश ऊर्जा के कारण भी इलेक्ट्रॉनों का स्थान बदल जाता है, और इस स्थान बदलने के कारण भी आप विन्यास अपवाद हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? इसमें दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? तो ये हम लोग को अपवाद विन्यास का कारण आज के क्लास में बताया गया, नहीं कि अपवाद विन्यास का क्या कारण है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे आवर्त सारणी में जो 118 एलिमेंट हैं, उन 118 एलिमेंट में कौन कौन से विन्यास अपवाद हैं, टोटल कितने अपवाद विन्यास हैं, उन सबको हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, अब जानेंगे, अब सबको जानेंगे, बस में आ रहा है, और सबको हम लोग याद करेंगे। नहीं ठीक है, और सबको याद करके सुनाएंगे, नहीं तो पिटाएंगे।